दोस्तों स्वागत है आप सभी का सुनील बहुत ऑफिशियल चैनल पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं बताऊंगा आपको कि हमारा देश आजादी के समय किन हालातों में था और हमें आजादी कैसे मिली। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। साथ ही उन सभी को वीडियो को शेयर जरूर करना जिन लोगों को लगता है कि नेहरू जी ने कुछ नहीं किया, गांधी जी ने कुछ नहीं किया और सभी क्रांतिकारी वीरों शहीदों ने इस देश के लिए कुछ नहीं किया। हमारा देश 2014 में आजाद हुआ, ऐसा कहने वाले लोगों को इस वीडियो को जरूर भेजें। साल 1947 जब भारत को आजादी मिली तब यह तो तय हो चुका था कि भारत एक लोकतांत्रिक देश बनेगा। अब यहाँ की जनता को अपनी सरकार चुनने का पूरा अधिकार मिलेगा, मगर इससे विदेशों में हंसी हो रही। यह काम उतना आसान नहीं था क्योंकि उस वक्त ना देश के पास अपना संविधान था और ना ही करोड़ों लोगों के बीच सफल चुनाव कराने की कोई सटीक प्रक्रिया। वहीं करीब 250 सालों तक अंग्रेजों का जुर्म से परेशान लोग, भारत की 85% जनता उस समय अनपढ़ ऐसे दुर्गम इलाकों में रहते थे जहां आने जाने का कोई रास्ता तक मौजूद नहीं था। एक बड़ी समस्या थी मतदान सूची में जोड़ना। उस वक्त बहुत महिलाएं को अपने नाम बताने में झिझक सी होती थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि करीब 80 लाख महिलाएं अनपढ़ थी। इनका नाम मतदाता सूची में नहीं लिखा जा सका। चुनाव आयोग का प्रयास था कि हर मतदाता का नाम होना चाहिए। हालांकि उस समय विकसित कहे जाने वाले देशों में भी महिलाओं और गरीब मजदूरों को वोट करने का अधिकार नहीं था। वैसे तो भारत का फैसला कई मायनों में काफी अहम था, लेकिन पहले ही बार में करोड़ों वोटरों को से मतदान करवाना और उन्हें मैन्युअली हाथों से गिनकर रिजल्ट देना कोई मामूली खेल नहीं था। उस वक्त इतनी परेशानियों के बावजूद साल 1952 में कैसे हुआ आजाद भारत का पहला आम चुनाव, जानेंगे इस वीडियो में। भारत के पहले और दुनिया के सबसे बड़े चुनाव की कहानी शुरू होती है 26 नवंबर 1949 के संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखे गए भारत के संविधान को अंगीकृत किया जाता है और यह निर्णय लिया जाता है कि भारत में अब लोकतांत्रिक देश की तरह चुनाव कराए जाएंगे, जिसमें भारत की जनता को खुद अपनी सरकार चुनने का मौका मिलेगा। हालांकि यह कहने में जितना आसान है, करने में उतना ही मुश्किल, क्योंकि भारत की ज्यादातर जनता को यह नहीं पता था कि इलेक्शन होते क्या हैं। इस देश की 90% जनता ज्यादातर पढ़ी लिखी नहीं थी और यहाँ तक नहीं जानते थे कि वोट किसे कहते हैं, कैसे डालते हैं और ऐसे में चुनाव को बिल्कुल पारदर्शिता से करवाया जाए, इसके लिए एक पावरफुल गवर्नमेंट की जरूरत थी। इसीलिए 25 जनवरी 1950 के दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाई गई। 26 जनवरी के दिन संविधान लागू किया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बने। लेकिन इसी बीच 25 दिसंबर के दिन लौह पुरुष कहे जाने वाले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दुनिया को अलविदा कह दिया, जब कांग्रेस पार्टी की पूरी जिम्मेदारी पंडित जवाहरलाल नेहरू के कंधे पर आ गई। कहा जाता है कि भारत में पहली सरकार में पंडित नेहरू की सरदार पटेल और पुरुषोत्तम दास डंटन के साथ काफी बहस होती थी, इसलिए उन्होंने देश के पहले आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को खुद चुनना शुरू किया। अभी उसके पास में कार्यकर्ता रहे जो उनकी बात माने। इस बात से खपा होकर कई दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया, जैसे कि 1947 में कांग्रेस प्रेसिडेंट रह चुके जेपी कृपलानी ने कांग्रेस से अलग होकर किसान मजदूर पार्टी बनाई और दिग्गज नेता श्याम प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ पार्टी बना ली। इन तीनों पार्टी के अलावा राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद चौथी लोकप्रिय पार्टी का नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। खैर दोस्तों, फिर भी सभी पार्टियों के विचार विमर्श के साथ सरकार ने मार्च 1950 में देश के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त यानी इलेक्शन कमीशन के रूप में नियुक्त किया, जिनके नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल चुनाव होने जा रहा था। दोस्तों उस वक्त सबसे ज्यादा पढ़े लिखे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। दूसरे नंबर पर सुकुमार सेन राजनीति से जुड़े देश के दूसरे सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। इन्होंने कोलकाता प्रेसिडेंसी कॉलेज और लंदन यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की थी और महज 22 साल की उम्र में इन्होंने सिविल सर्विसेज ज्वाइन की। 1977 में वह बंगाल के चीफ सेक्रेटरी बने। इसके अलावा उन्होंने मैथ्स में मास्टर की डिग्री हासिल की थी। ऐसे में चुनाव आयोग की कमान संभालने के लिए इनसे बेहतर व्यक्ति कोई नहीं था, लेकिन गरीबी के असर के बीच इतने बड़े देश में सफल चुनाव कराना बिल्कुल भी आसान नहीं था। इसीलिए चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया को अलग अलग चरणों में बांटा और अप्रैल 1950 से चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी। वहीं भारत सरकार ने एडल्ट फ्रेंचाइजी के आधार पर आम चुनाव कराने का फैसला लिया, यानी 21 साल और उससे अधिक उम्र वाले सभी नागरिकों को वोट डालने के अधिकार दिए थे। तब उस समय लोगों को घर घर जाकर वोटर के डिटेल्स देते थे, जैसे कि नाम, उम्र, पता, जेंडर
इत्यादि और मतदाताओं के नाम वोटिंग लिस्ट में जोड़ने थे। लेकिन इसके सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि महिलाओं मतदाताओं को नाम मतदाता सूची में जोड़ना, क्योंकि उस समय महिलाओं को अपना नाम बताने में बहुत झिझक होती थी। कई महिलाएं तो अपना नाम ही नहीं बताती थी। फिर भी चुनाव आयोग का प्रयास था कि नाम जानकर हर मतदाता का नाम मतदाता सूची में लिखा। दोस्तों, इसका परिणाम यह हुआ कि 80 लाख महिलाओं का नाम मतदाता सूची में लिखा नहीं जा सका। मतदाता सूची बनाने के बाद अगला चरण मतदान केंद्र बनाना, जिसे लेकर रामचंद्र गुहा अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखते हैं कि पूरे भारत में कुल 2,24,000 मतदान केंद्र बनाए गए। इसके अलावा लोहे की 20 लाख मतपेटियां बनाई गई थी। इसके लिए लगभग 8,200 टन स्टील इस्तेमाल किया गया था और करीब 62 करोड़ मतपत्र छापे गए थे। उसके बाद जहां मतदान किया जाना था, ऐसी कई जगह थी जहां मतपेटियां पहुंचाना बहुत ही मुश्किल था। दुर्गम पहाड़ी इलाके थे। मतपेटियां पहुंचाने के लिए खास तौर के पुलों का निर्माण किया गया, जबकि हिंद महासागर के कुछ महाद्वीपों में मतदाता सूची पहुंचाने के लिए नौसैनिकों की सहायता ली गई। एक और समस्या यहां भारतीय जनता का बड़ा हिस्सा अनपढ़ था और मतदान करते वक्त उनके अपने इलाके के चुनावी उम्मीदवार का नाम पढ़ पाना बड़ा मुश्किल काम। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने चुनाव में भाग लेने वाली हर पार्टी को उनका अलग अलग चुनाव चिन्ह चुनने के लिए कहा, ताकि उस चिन्ह को देखकर मतदाता अपनी पसंदीदा पार्टी के उम्मीदवारों को वोट दे सके। पिछले 250 सालों से गुलामी की बेड़ियों में बंधे भारत का यह आजादी का पहला चुनाव था। ऐसे में सभी मतदाताओं का यही सवाल था कि आखिर वोट कैसे करते, जिसके लिए चुनाव आयोग इलेक्शन प्रक्रिया पर कई एड 3000 सिनेमा घरों में चलाया गया। साथ ही रेडियो पर भी मतदाताओं को चुनाव के बारे में समझाया। साथ ही साथ जगह जगह पर पोस्टर लगाकर समझाया गया। इस तरह अगले 2 साल तक भारत की जनता चुनाव से जुड़ी हर जरूरी जानकारी पहुंचाई। अब तक जनता अपनी सरकार चुनने के लिए तैयार थी। जहां एक तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव की तैयारी में लगा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ पॉलिटिक्स पार्टियां अपने प्रचार में लगा हुआ था। हर तरफ सभाएं आयोजित की जा रही थी। इस तरह समग्र भारत में इतना रोमांचक माहौल बन गया कि पहली बार चुनाव देख रही जनता के लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। उस वक्त 14 राष्ट्रीय पार्टियों ने 40 क्षेत्रीय पार्टियों ने चुनाव में हिस्सा लिया, जिसमें से कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ और कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव में भाग लेने वाले सबसे दिग्गज पार्टियां थी। कांग्रेस की तरफ से मुख्य प्रचारक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री थे। वहीं सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख चेहरा में राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण का नाम शुमार था, जबकि जनसंघ का नेतृत्व मुखर्जी कर रहे थे। 1 अक्टूबर 1952 के दिन पंडित नेहरू का पहला चुनाव प्रचार अभियान शुरू हुआ और अगले 9 महीने में जवाहरलाल नेहरू ने देश के कोने कोने में जाकर प्रचार किया, जिसमें उन्होंने 25,000 मील की दूरी तय की, जिसमें 18,000 मील का। उसके बाद उन्होंने 100 मील का कारों से और 1600 मील रेल और यहां तक कि 90 मील का रास्ता उन्होंने नाव में बैठकर तय किया। नेहरू का पहला चुनाव भाषण पंजाब के लुधियाना में हुआ था। इसमें उन्होंने सांप्रदायिक दलों पर हमला बोलते हुए कहा कि वह लोग हिंदू, सिख और संस्कृति के नाम पर सांप्रदायिक को बढ़ावा दे, जैसे कि एक जमाने में मुस्लिम लीग ने किया था। दिल्ली में दिए हुए दूसरे भाषण में उन्होंने घोषणा की कि अगर कोई शख्स धर्म के नाम पर किसी दूसरे शख्स पर हाथ उठाता है या चुनाव के लिए प्रचार करता है तो उसके लिए वह अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। वहीं अंबाला में उन्होंने महिलाओं से अपील की कि वह पर्दे की प्रथा को छोड़कर के निर्माण के आगे आए। इस तरह चुनाव प्रचार के दौरान नेहरू ने करीब 2 करोड़ लोगों को सीधे संबोधित किया और करीब इतने लोग उनके सिर्फ एक झलक के लिए सड़कों के दोनों तरफ खड़े रहते थे। बता दें कि उस समय कांग्रेस के टिकट के लिए बहुत मारामारी थी, क्योंकि लोगों का मानना था कि इस टिकट पर कोई भी व्यक्ति जीत सकता है। लेकिन उस समय कम्युनिस्ट पार्टी एक अकेली पार्टी थी जिसको रेडियो पर प्रचार करने का मौका मिला, वह भी आकाशवाणी पर नहीं बल्कि रेडियो मास्को पर। खैर, दिल्ली में इलेक्शन कमीशन के चुनाव करवाने के लिए करीब 55,000 लोगों को ऑफिसर के तौर पर चुना, जबकि उनकी मदद के 2,28,000 सहायकों को और 2,24,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। वोटिंग की प्रक्रिया काफी सिंपल थी। हर मतदाता केंद्र पर मतपेटियां रखी थी। हर मतपेटी पर अलग अलग चुनाव चिन्ह हुआ करता था और मतदाताओं को इसमें अपना मत डालना होता था। लेकिन यहाँ कोई मतदाता 2 बार मत ना करे, इसके लिए भारतीय मतदाताओं ने ऐसी स्याही बनाई मतदाताओं की उंगली पर 1 सप्ताह के लिए बनी रहे। साथियों, आपको बता दें कि चुनाव के 75 साल बाद भी
आज भी इलेक्शन में यही स्याही का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, जनवरी और फरवरी 1952 में मतदान करवाया गया। इसमें मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथियों, यह कोई छोटी बात नहीं। पूरे देश में व्यापक अशिक्षिता होने के बावजूद करीब 45.7% मतदाताओं ने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। 68 चरणों में कुल 17,32,12,343 वोट हुए और प्रत्येक मतदाता पर केवल 60 पैसे का खर्च आया। दोस्तों, कुल मिलाकर 4,500 सीटों के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें 499 सीटें लोकसभा की थी। इस तरह ब्रिटेन, अमेरिका और चीन जैसे विकसित विकासशील देश आस लगाए बैठे थे कि भारत में पहला चुनाव असफल होगा और भारत का लोकतंत्र टूटकर बिखर जाएगा। उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया और मजबूत भारतीयों ने अपने पहले चुनाव को सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाया। दोस्तों, अब बारी थी रिजल्ट की। तो पंडित नेहरू की अगुवाई में चल रही कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में 499 सीटों में से 364 सीटों पर जीत हासिल की और भारी बहुमत से अपनी सरकार बनाई। और वहीं कम्युनिस्ट पार्टी को लोकसभा चुनाव में कुल 16 सीटों पर जीत मिली, जिसमें से 8 सीट मद्रास की थी, जबकि भारतीय जनसंघ में 49 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से उन्हें सिर्फ 3 सीटों पर विजय प्राप्त हुई। अध्यक्ष श्याम प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने कोलकाता दक्षिण में भारी बहुमत से जीत हासिल की थी, वहीं किसान मजदूर पार्टी ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा और उनके सिर्फ 9 उम्मीदवार ही जीत पाए। और वहीं राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण की सोशलिस्ट पार्टी ने 244 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिन्हें सिर्फ 12 सीटों पर ही विजय प्राप्त हुई। इसके अलावा करीब 1 दर्जन पार्टियों ने 1 से 2 सीटों पर जीत हासिल की। हालांकि इस चुनाव में कई दिग्गज नेताओं ने हार का सामना भी किया। राजस्थान में जय नारायण व्यास, मुंबई में मुरारी देसाई, किसान मजदूर पार्टी के आचार्य पालनी भी फैजाबाद से चुनाव हार गए, लेकिन खुशकिस्मती से कुछ दिनों बाद भागलपुर से उपचुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंचने में कामयाब हुए। इस तरह 1952 में देश के पहले जनरल इलेक्शन, जिसमें भारत ने दुनिया के सामने यह साबित कर दिखाया कि ब्रिटेन के अत्याचारों की वजह से भारत भले ही साक्षरता और अमीरी हासिल नहीं की, लेकिन जुनून, हौसले और बुद्धि में हर भारतीय दुनिया से आगे है। और आने वाले समय में भारत साक्षर भी बनेगा और दुनिया पर राज भी करेगा। दोस्तों, अगर आपको भी अपने भारतीय होने पर गर्व है तो कमेंट में जय भीम, जय भारत, जय हिंद जरूर लिखना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जरूर करना और हो सके तो हमारी मदद जरूर करना। भारत के ऐसे ही महान इतिहास की जानकारी के लिए, दिलचस्प वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों, भारत में इतना कष्ट झेल के इतने लोग शहीद हुए, तब जाकर देश को आजादी मिली। और कुछ लोग कहते हैं नेहरू, गांधी और पटेल ने क्या किया, उन पर उंगली उठाते हैं। तो उन लोगों को इस वीडियो को जरूर भेजना और उन लोगों को भी खासकर भेजना जो लोग कहते हैं कि आजादी 2014 में मिली। सुनील बौद्ध ऑफिशियल सब्सक्राइब चैनल, प्लीज शेयर वीडियो, सपोर्ट मी ऑल फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।